एक नए दिन, एक नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन ये शुरुआत हुई है जी महंगाई बॉम्ब के साथ। एक दफ़ा फिर आवाम बेचारी पेट्रोल की नई प्राइसेस के साथ एडजस्ट कर रही है, जिसके बाद अंदेशा ये है कि हर चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी। अगर आप नॉर्मली बात करें दालों से लेकर आपकी यानी अशय खुर्दनोश से लेकर आपकी तमाम यूटिलिटीज़, यकीनन क्योंकि फ्यूल पे उसका इन्हिसार है, बल्कि लोग तो ये भी कह रहे थे कि नई कीमतों पर भी पेट्रोल मिलना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। आजकल सबसे ज़्यादा कीमती शय ये, और दूसरी तरफ समरी जा चुकी है, हो सकता है गैस के बिलों में भी मज़ीद इजाफा होगा। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जब हमने लोगों से पूछा कि इस महंगाई को और अब इन नई पेट्रोल प्राइसेस के साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे और अंदेशा क्या है कीमतों और नर्ख को लेकर, आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। 30-40 रुपए किलो था, अब आलू 100 रुपया किलो है, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। आम आदमी मिडिल क्लास तबका तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है मुश्किलात में। महंगाई बहुत हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ है। कामगार को होने पेट्रोल की कीमत आए दिन वादी पई जी तो कारोबार बिल्कुल ठप्प होंगे पे। आवाम आँदी शह पुछ के चली गई, सौदा लेंदी नहीं, क्यों आवाम के पैसे ही नहीं दे किसी चीज़ देगी। जो सब्जी कल 10 रुपए की थी आज 20 रुपए की हो गई है। आवाम बड़ी परेशान है, हर चीज़ मुश्किल हालात हो गए हैं, हम कहाँ से गुजारा करें। पेट्रोल के बंब रोज़ ਜਿਹੜੇ आवाम ते चल रहे ने, ठीक है, तो इन्होंने आवाम का जीना हराम करता है महंगाई के हवाले नाल। जी जनाब, लेकिन दूसरी तरफ यकीनन जो बड़े ओहदों पे लोग फायज़ हैं, उनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि वहाँ उनको भी लगता है कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं हैं। यानी निगरान वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि ठीक है जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं हैं कि पहिया जाम की तरफ जाया जाए। बहरहाल बहुत सारे हल्के सरापा एहतजाज है, देखना ये इसका क्या हल निकलेगा। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा लिया है। कल बड़ी खूबसूरत तस्वीरें तकरीब, इस पुरवकार तकरीब के हवाले से भी मौजूद थी, और इसके अंदर देखा जा सकता था कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक्नॉलेजिंग कि किस तरह आपका जो बेटर हाफ होता है, आपकी जो शरीक हयात होती हैं, आपकी हर कामयाबी में उनका एक बड़ा अहम और बड़ा करीबी किरदार है। हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक नई रिवायत को रकम किया जब उन्होंने हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में अपनी शरीक हयात को भी शामिल किया। दूसरी तरफ आपको बताते चले शेख रशीद साहब की अरेस्ट अमल में आई है, और यकीनन ये मामलात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और बड़ी चीज़, अक्टूबर की एक तारीख दी गई है जिसमें 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। उनकी पार्टी का कहना है कि फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरी तरफ द आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि केस वहीं से शुरू हुआ था जहाँ से रुका था। तो अब देखते ये हैं कि होना क्या है। हमारे साथ इस वक्त NBC मौजूद है, आइए इन तमाम मामलात पर उनका भी तज्जिया लेते हैं। गुड मॉर्निंग NBC। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। NBC, पहला सवाल, आप नवाज शरीफ साहब की वापसी पे वाकई PMLN की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल उनका देख रहे हैं, या फौरी तौर पे उनके केसेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी देख रहे हैं, क्या देखते हैं आप? ज़रा 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगाई का आपने जिक्र किया जी, ये महंगाई मुस्लिम लीग नून को मुतासिर कर रही है जी। मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हम तो कहते थे इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन लोग नहीं के मानते इस बात को। वो कहते हैं मुस्लिम लीग ही जिम्मेदार है इस महंगाई की। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये असर करेगा। अच्छा, एक तो बात है नवाज शरीफ की वापसी और एक उनका इस्तेमाल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। वापसी देर हुई, वापसी में ताख़ीर हुई, बिल्कुल सही बात है। इस्तकबाल कहते हैं 10 लाख आदमी इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान ने भी कहा था कि 10 लाख आदमी लॉन्ग मार्च पे होंगे, तो ये 10 लाख, और हमारे जमात इस्लामी कहती है मिलियन मार्च की बात करती है वो, तो 10 लाख एक फ़िगर बन गई है हमारे यहाँ, मतलब अलामती फ़िगर है। लेकिन अगर 1 लाख आदमी पहुँचता है इस्तकबाल के लिए, तो वो बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, और वो एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम लीग नून की वापसी का, सेंट्रल पंजाब में वापसी का। और मुझे लगता है कि देखिए नवाज शरीफ का अपने करिश्मा है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, और उसको आप, लेकिन वो करिश्मा छुपा हुआ है, अभी छुपा हुआ है। आजकल लोग ज़रा से मायूस हैं, उदास हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ भी चले गए और नवाज शरीफ पहले ही बाहर थे, तो यूल और मरियम जो थी वो इतनी एक्टिव बज़ाहिर नहीं थी।
अच्छा, ये बड़ी टफ आपने एनपीसी बात बिल्कुल सही की। ये जो 16 माह की इनिंग थी, जिसको आप पीएमएलएन की ही इनिंग समझा जाता है, ये बड़ी टफ थी। और जो पीएमएल का हमेशा से एक एक परसेप्शन रहा है, पोजिशनिंग रही है कि उनके आते ही बिजनेसमैन हल्का, जो कारोबारी हल्का है, वो बड़ा खुश हो जाता है, कारोबारी सरगर्मियों में बड़ी तेज़ी आती है। इस वक्त ऐसा लग रहा है वो सब कुछ मिसिंग था। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, इस वक्त तो पेन पॉइंट जो अवाम का है वो अपने उरूज पर है, वो कुछ रिलीफ दे पाएंगे अवाम को? देखिए, रिलीफ देने के लिए तो आपके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक जी, अगर नवाज शरीफ साहब के पास कोई रास्ते हैं तो वो रास्ते बंद हैं, अब खुले हुए नहीं है जी। आप आने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं पेट्रोल प्राइस स्लैश कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं गैस प्राइसेस आधी कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सब्सिडी दोबारा दे रहा हूँ। ये आप कर सकते ही नहीं जब तक आप IMF के एग्रीमेंट में, मुआहदे के अंदर हैं। और वो मुआहदा किसने किया वो आपको पता है, आपको मालूम है कि वो मुआहदे में किसने झगड़ा, हमको बर्बादी तो शुरू वहीं से हुई ना। देखिए, जरदारी साहब जब गए तो नवाज शरीफ को एक बुरी मैशत मिली, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी वो तो संभाल ना पाए। उन्होंने उसको संभाला, अच्छा किया। जब वो उनको हटाया गया, और पता नहीं क्यों हटाया गया, हमें समझ में नहीं आता। जब उनको हटाया गया तो पेट्रोल प्राइस देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप गैस की कीमत देख लें, आप ग्रॉसरी की कीमत देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आदमी कह रहा था आलू की कीमत देख लें कितनी थी, आटे की कीमत क्या थी। और उसके बाद जो IMF से मुआहदे हुए और गलतियाँ हुई, उसके बाद जो कीमतें बढ़ी, जो रुपया गिरा, जवाल आया, रुपया गिराया गया, ये कहकर कि रुपये की कीमत मसनूई है, वो गिराया गया। उसके बाद PDM आ गई, PDM की हुकूमत आ गई और उसने वो संभाल नहीं पाई। वो जो गिरता हुआ मसला था, डिफ़ॉल्ट से बच गए। वो कहते हैं, मैं नहीं समझता डिफ़ॉल्ट एक्चुअल हो चुका है, आवाम का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लोग मायूस हैं, बेजार हैं, मतलब खुदकुशियाँ हो रही हैं। लोगों के जो 50,000 कमाता था पहले, अब उसकी तनख्वाह इनफैक्ट। सर, मुझे ये बताया ना, इस वक्त अगर हम पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं 326 रुपये लीटर, तो यानी हाउ विल पीपल सर्वाइव? यानी सिर्फ और सिर्फ, अभी तो मैं बेसिक्स की बात करूं कि लोगों के लिए आना जाना, आमदोरफ्त ही मुश्किल होती चली जा रही है। फिर उसके बाद जो इसका एक एवलांच इफेक्ट आने वाला है तमाम चीज़ें कीमतों पे, आप समझते हैं कि निगरां सेटअप इसको संभाल पाएगा? नहीं, निगरान तो कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। निगरान तो बयाना जारी कर रहे हैं, रोज़ाना इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और मुझे हैरत होती है देखकर इन लोगों को कि एक साहब कहते हैं कि अपना स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए अपना फ़ोन जेब के अंदर रख लो, एक साहब कुछ और मशवरा देते हैं। तो ये तो NBC वो बताए ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी अब तो PMLN ज्वाइन कर लिया है, ये क्या माजरा है? ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। ये देखें, लोटे, सॉरी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल टर्म है हमारे यहाँ, टर्मिनोलॉजी है, लोटा बनना। राजा साहब बड़े राजा हैं, पीपल्स पार्टी में उन्हें किसी ने भेजा था, फिर PTI में उन्हें किसी ने भेजा, अब यहाँ भेजा गया और कबूल किया गया, और इतनी आला सतह पर मीटिंग हुई है उनके साथ। अगर आप शहबाज शरीफ से मिल लेते, लाहौर में पार्टी में शामिल हो जाते तो कोई मसला नहीं था जी। लेकिन आप लंदन गए, वहाँ नवाज शरीफ, इसाक डार और शहबाज शरीफ सबके साथ बैठ के मीटिंग की, और वहाँ आपने कहा अच्छा मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ भाई, चलें। तो ये तीसरा इनकी पार्टी है। इस तरह शेख उनकी फवाद चौधरी की बदलती रहती है पार्टी, इस तरह इनकी बदलती है। और बड़ा तेजी से चेंज आया है। पहले पाकिस्तान इस बात की मिसाल दे रहा था कि 2 रूलिंग पार्टीज में PTI ने अपनी जगह बनाई और उसको एक फिनोमेना कहा जा रहा था, अवाम की एक अपनी तहरीक कहा जा रहा था। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली निगरां हुकूमती सेटअप इस बात का इंदिया दे रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल 1 पार्टी रूल है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ख़तरनाक बयान है। पहले इमरान खान साहब के ज़माने में भी ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान का निजात सदारती निज़ाम में है। वो तो आईन ही पूरा तब्दील करना चाह रहे थे। यहाँ 1 पार्टी रूल जो है, या 1 ग्रुप रूल, या एक इदारे का राज, ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि निगरानों में डेमोक्रेट शामिल हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी लंबी स्ट्रगल है और वो भी उससे शामिल हो रहे हैं, वो भी मुंशी बन गए हैं।
मुझे हैरत होती है और ये अफसोसनाक बात है, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा सिद्रा, ये बड़ा मसला बन जाएगा, इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। सर लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट अपने पीक ऑफ पोलराइजेशन पर है इस वक्त। जैसे हम बात कर रहे हैं अवाम और जो वादे किए गए थे, जिन दावों के तहत पीडीएम भी बनती है, पहले आपने और हमने एक पूरा दौर देखा है मिसाक जमहूरियत का कि जी जमहूरी इक़्तिदार को वापस लाया जा रहा है, पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। उसके बाद महंगाई और अवाम की तकालीफ को नारा बनाकर आया गया। इन तमाम चीज़ों को ना हमें जमहूरी रिवायतें नज़र आ रही हैं, ना अवाम की तकलीफ में कोई रिलीफ नज़र आ रहा है। सो वेयर इज़ पाकिस्तान हेडिंग? और मैं तो ये भी समझती हूँ कि जिस तरह हम इलेक्शंस को या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा हर चीज़ का सलूशन बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद वो भी नहीं है। यानी इस वक्त अगर इलेक्शंस मैं कहती हूँ कल हो जाएं और उसके बाद जो हुकूमत वोट लेके अवाम की आएगी भी, क्या वो इन मसाइल को हल कर पाएगी? उसके पास कितनी स्पेस है इन चीज़ों को हल करने की? देखिए स्पेस तो कम होगी, आई एग्री, बिल्कुल स्पेस भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत पे कर रहे हैं हम, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आवाम परेशान है, बहुत बहुत नेगेटिव। लेकिन और हल क्या है आपके पास इंतखाबात के सिवा? और कोई हल नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ एनबीसी, लेकिन इंतखाबात के बाद का जो रोड मैप है वो बनाने का अमल कौन अपने ज़िम्मे लेगा? क्या वो इदारों की ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि चले इलेक्शंस तो बखूबी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह हमेशा कहा जाता है कि द फर्स्ट 100 डेज़ ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके पास वो लेजिटिमेसी, किसके पास वो रेलेवेंस होगी? इस वक्त तो हमें कोई स्वीपिंग मेजॉरिटी भी नज़र नहीं आ रही। अगर एक हंग पार्लियामेंट की तरफ हम जाते हैं तो फैसले तो इसी तरह इल्तवा में पड़ते रहेंगे। आज पीडीएम को ख़त्म हुए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के किसी फैसले को ऑन नहीं करना चाहती। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी हमसे हमारी बात करें, हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज थी। खैर अब देखिए मेरे पास एक मॉडल है जी आपकी तमाम सवालों का जवाब में, और बुरा लगेगा लोगों को, वो मॉडल है इंडिया। इंडिया में क्योस था, इंडिया में माशी क्योस था, पॉलिटिकल क्योस था। हिंदुस्तान में मखलूत हुकूमतें बन रही थी, टूट रही थी, मैशत ख़राब थी। फिर अचानक नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सामने आते हैं और वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, और वहाँ तय ही होता है कि इन रिफॉर्म्स पर आने वाले 15 साल तक काम होगा। कोई पार्टी जो है वो आएगी जाएगी, उसके बावजूद ही चलता रहेगा। इंतखाबात के ज़रिए कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं था, कोई इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं था सिवाय इंतखाबात के, कोई सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं थी। उन्होंने सबको अपने अपने कट्टू साइज किया हुआ था, और उसके बाद डेमोक्रेसी आई, वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया है माशी एग्रीमेंट करने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। NBC, you're absolutely right, and I think that's a fantastic model, at least regionally, to look at how a working model can be created. यकीनन इसमें जो मुताहरिकात हैं इंडिया पाकिस्तान वो किसी तरह भी कंपेरेबल नहीं है, उनकी और रियलिटीज़ और आज की 2023 की रियलिटीज़ भी बहुत मुश्किल हैं। लेकिन बहरहाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कंसेंसस ऑन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।